नमस्कार, मैं अभिषेक कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं फोकस स्टडी विद अभी में। तो आप सभी को मेरा जय गुरु। तो चलिए, इकोनॉमिक्स में हम लोग नेशनल इनकम यानी कि राष्ट्रीय आय देख रहे हैं और इसका आज हम लोग पार्ट 2 डिस्कशन करने वाले हैं। अपकमिंग एग्जामिनेशन 14th जेपीएससी है, 72nd बीपीएससी है, आपका जेएसएससी के कई सारे पेपर्स अभी आपके होने वाले हैं और रेलवे के भी पेपर होने वाले हैं। तो इकोनॉमिक्स में अगर देखा जाए तो राष्ट्रीय आय जो चैप्टर है बहुत इंपॉर्टेंट मतलब वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, जिससे श्योर शॉर्ट है। आप प्रीवियस ईयर के भी क्वेश्चन को अगर आप देखेंगे तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि नेशनल इनकम से क्वेश्चन पूछा जाएगा। पूरा कंसेप्चुअल पार्ट है ये। कंसेप्चुअल पार्ट कहने का मतलब ये कि पूरा का पूरा इकोनॉमिक्स ही आपका कंसेप्ट पे आधारित है। कोई भी चीज़ों को रटा नहीं जा सकता है। कुछ चीज़ें तो रटनी है लेकिन बिना समझे आप उसको रट भी नहीं पाएंगे। तो आज हम लोग नेशनल इनकम को आगे कंटिन्यू करते हैं। इकोनॉमिक्स में मैंने बहुत सारी चीज़ों पे खास करके वो सारे टॉपिक जैसे कि आपका इकोनॉमिक्स प्लानिंग यानी कि जो 5 ईयर प्लान जो योजना है वो सारी चीज़ें मैंने कराई है, जहाँ से क्वेश्चन होगा। सेंसस 2011 का जो जनगणना रहा वहाँ से क्वेश्चन रहेगा। बजट वाला पार्ट से आपका क्वेश्चन होने वाला है। आरबीआई से क्वेश्चन होने वाले हैं, इन्फ्लेशन से क्वेश्चन होने वाले। तो ये सारी चीज़ें आपको करवा दी गई है। नेशनल इनकम 2 क्लास अभी और लगेगा, पार्ट 2 और पार्ट 3। और पार्ट 3 में ही आपका क्वेश्चन प्रैक्टिस भी करा दिया जाएगा मेन। उसके बाद आपका जो बचा हुआ रहेगा, एक तो बैंकिंग सिस्टम पूरा और पूरा टैक्सेशन, ठीक है। यहाँ से सवाल आपको देखने को मिलेंगे। और जैसे कि पॉवर्टी हो गया, अनएम्प्लॉयमेंट हो गया, उसमें सारे ग्राफ, गिनी कोफिशिएंट वगैरह, लॉरेंज कर्व, ये सारी चीज़ें हमने मिसलेनियस सेक्शन में करवा दिया, जेपीएससी के मिसलेनियस सेक्शन में। और रेलवे बीपीएससी वाले बैच में तो मैंने इकोनॉमिक्स में ही डाल रखा है। तो ऑलमोस्ट फिर आपका इकोनॉमिक्स भी बहुत अच्छे से तैयार हो जाएगा। मतलब अगर 10 क्वेश्चन इकोनॉमिक्स में आने वाले हैं तो 5-6 क्वेश्चन तो आप आराम से ही यूं ही, अब इस 30 दिन में अब आप 10 क्वेश्चन तो नहीं कर सकते। जैसे कि मैंने हिस्ट्री में कहा कि आप 15 में 15 करेंगे, ज्योग्राफी में 10 में 10 करेंगे, साइंस एंड टेक में आप पूरा 15 में 15 कर पाएंगे, मिसलेनियस में 15 में 15 कर पाएंगे, क्योंकि उसमें हम लोगों ने अधिक समय दिया है। इकोनॉमिक्स में अभी आप उतना समय ना भी दे, लेकिन एकदम एग्जाम ओरिएंटेड टारगेटेड तैयारी करिए। जितना चीजें दिया जा रहा पहले उसको कवर अप करिए समझ करके, क्योंकि आप पीसीएस के पेपर में बैठ रहे हैं तो क्वेश्चन का स्टैंडर्ड अच्छा रहेगा, ठीक है ना। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, नेशनल इनकम को आगे कंटिन्यू करते हैं। कल तक हमने क्या क्या चीज़ों को कवर करा दिया है एक बार मैं आपको डिस्कशन कर दूं। सबसे पहले हमने समझा डोमेस्टिक इनकम के बारे, लेकिन उसमें मैंने सबसे पहले आपको बताया किसका डेफिनेशन, आय, यानी आय की परिभाषा क्या होती है कि जब भी कोई व्यक्ति कोई शारीरिक या फिर मानसिक तौर से कोई भी श्रम करता है तो उसके द्वारा क्या होता है, कोई वस्तु यानी कि प्रोडक्शन होता है, और क्या तैयार होता है, सर्विस तैयार होती है। तो ये जो प्रोडक्शन हुआ और ये जो सर्विस तैयार हुई है, इसका कुछ ना कुछ तो मूल्य होगा, और उसी मौद्रिक मूल्य को ही क्या कहा जाता है, इनकम कहा जाता है। अब उसके बाद फिर मैंने आपको समझाया था कि वित्तीय वर्ष आपको देखने को मिलेगा इकोनॉमिक्स में। तो जिस प्रकार से हम लोगों का न्यू ईयर 1 जनवरी को सेलिब्रेट करते हैं, उसी प्रकार भारत सरकार की जो नई साल स्टार्ट होती है वो स्टार्ट होती है 1 अप्रैल से 31 मार्च तक चीजें चलती है। तो उसे हम लोग कहते हैं वित्तीय वर्ष यानी कि फाइनेंशियल ईयर। अब इसके बाद फिर हमने देखा डोमेस्टिक इनकम के बारे। डोमेस्टिक इनकम यानी कि घरेलू आय। घरेलू आय को हमने डिफाइन किया था कि कोई एक वित्तीय वर्ष में, ठीक है ना, कोई भी देश एक वित्तीय वर्ष में अपने देश की सीमा के अंदर जो भी आय अर्जित करती है, अब अर्जित की गई आय मतलब जो भी भारत के सीमा के अंदर जो प्रोडक्शन हुआ है और जो सर्विस तैयार हुई है, उसका जो मौद्रिक मूल्य, उसी को तो हमने आय कहा। तो यहाँ पे मेन आपका जो पॉइंट था क्या, डोमेस्टिक इनकम के में, घरेलू आय में, कि घरेलू सीमा के अंदर यानी देश की सीमा के अंदर अर्जित की गई कुल आय को हम लोग इसको हम लोग क्या कहते हैं, घरेलू आय यानी कि डोमेस्टिक इनकम। और इसी डोमेस्टिक इनकम को हम लोग जीडीपी से रिप्रेजेंट करते हैं। और ये जो जीडीपी या फिर डोमेस्टिक इनकम जो है, ये क्या बताती है, देश की क्या कुल कमाई कितनी हुई है। समझ में आ रहा, क्योंकि इस देश की सीमा के अंदर में केवल भारत के नागरिक ही नहीं या केवल भारतीय कंपनी ही नहीं, बल्कि विदेशी कंपनियां भी क्या कर रही होती है, प्रोडक्शन कर रही होती है और सर्विस तैयार कर रही होती है, जिसके बदले उसका मौद्रिक मूल्य यानी कि उनको इनकम होगा, लेकिन वो इनकम वो अपने देश में लेके चले जाते हैं। इसलिए
कि अब आगे हमने जो देखा राष्ट्रीय आय के बारे यानी नेशनल इनकम में, तो इसमें हमने क्या किया था, इसमें मैंने आपको बताया था कि एक वित्त वर्ष में एक देश के सभी नागरिक यानी वो देश के यानी भारत के नागरिक जो है, केवल भारत के नागरिक, चाहे वो भारत के सीमा के अंदर हो या विदेश में जाकर के भी काम कर रहे हैं, तो वो सारे नागरिकों के द्वारा अर्जित की गई आय यानी कि प्रोडक्शन और सर्विस जो तैयार की गई उसकी जो मौद्रिक मूल्य उनको जो मिल रही है उसको हम लोग नेशनल इनकम में जोड़ते हैं। और ये नेशनल इनकम से पता चलता है उस देश की एग्जैक्ट कोई भी चीज को खरीदने की शक्ति यानी कि क्रय शक्ति कितनी है। क्लियर है भाई। फिर यहां पे आगे हमने देखा जीडीपी से रिप्रेजेंट करते हैं नेशनल इनकम को, एनएनपी से रिप्रेजेंट करते हैं यानी नेट नेशनल प्रोडक्ट से रिप्रेजेंट करते हैं। फिर नॉमिनल जीडीपी, रियल जीडीपी, ये आपने देख लिया है। अब ये आप अच्छे से समझ गए होंगे क्योंकि आज मैं आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट टर्म समझाऊंगा डिफ्लेक्टर के बारे में, वहां से क्वेश्चन होगा। तो फिर पर कैपिटा इनकम आपने देखा। पर कैपिटा इनकम में मैंने आपको क्या बताया था कि कोई भी देश की, देखिए अगर आपको ये जानना है कि कोई भी देश की आर्थिक स्थिति या आर्थिक संपदा कितनी अच्छी है, मतलब देश की इकोनॉमी कितनी अच्छी है, तो बहुत तरीका है। जैसे कि आप जीडीपी देखते हैं, ठीक है ना, उसके बाद आप उस देश का इकोनॉमिक रेट देखते हैं कि कितना वृद्धि दर है। इसके अलावे आप वहां के नेशनल इनकम को देखते हैं, बहुत सारी चीजें हैं। और सबसे बेस्ट तरीका किसी भी देश की आर्थिक संपदा या आर्थिक स्थिति कितनी अच्छी है वो पता हम लोग करते हैं पर कैपिटा इनकम से यानी कि प्रति व्यक्ति आय से। अब ये आपका एक एवरेज डाटा होता है। एवरेज डाटा कहने का मतलब कि आपके रूम में 3 लोग हैं, ठीक है। अब तीनों की जो सैलरी है, एक जो पहला बंदा है इसकी सैलरी 60,000 है, दूसरा जो बंदा है इसकी सैलरी 50,000 है और ये तीसरे बंदा का जो सैलरी है वो 70,000 है। अब कुल मिलाकर के इनका एवरेज मुझे निकालनी हो तो 7 5 12, 12 6 18 यानी 1,80,000 और 3 से इसको डिवाइड कर ले यानी कि एवरेज अगर मैं इसका निकालूं तो कितना आ रहा, 60,000 आ रहा। इट मीन्स कि पर कैपिटा इनकम कितनी आई, 60,000। समझ में आया। तो हमने कैसे निकाला 60,000, जो कुल इनकम रही है ना उसको हमने टोटल पॉपुलेशन से डिवाइड कर दिया। तो उसी प्रकार से यहां पे देखिएगा पर कैपिटा इनकम जो निकलती है कुल राष्ट्रीय आय। अब समझिएगा, राष्ट्रीय आय यानी कि एनएनपी, और राष्ट्रीय आय कहने का मतलब कि देश के सीमा के अंदर वो भारतीय नागरिक और देश के सीमा के बाहर भी अगर कोई भारतीय नागरिक है उनको जोड़ करके हम लोग नेशनल इनकम निकालते हैं और कुल जनसंख्या से तब जाके डिवाइड करते हैं। क्योंकि भारत की जो जनसंख्या 140 करोड़ अप्रॉक्स जो अभी जनगणना होने वाली है 2027 में, तो अब 140 करोड़ ये पूरी आबादी भारत देश के सीमा के अंदर तो कार्य नहीं कर रही है, देश के सीमा के बाहर भी कार्य कर रहे हैं। तो उन लोगों के भी इनकम को ऐड किया जाता है नेशनल इनकम में। तो आपका ये सवाल है मेरे बंधु कि जो पर कैपिटा इनकम का जो कैलकुलेशन होता है वो डोमेस्टिक इनकम में या फिर राष्ट्रीय आय से, तो याद रखिएगा नेशनल इनकम यानी कि एनएनपी को रख करके कैलकुलेट किया जाता है। ये फॉर्मूला भी याद हो गया, ठीक है। और ये क्या होता है पूरे देश के, जैसे कि भारत की अगर बात कर ले तो भारत में जो पूरी आबादी है, मतलब पूरी आबादी वो चाहे भारत से बाहर भी होगी, तो सारे लोगों की सैलरी का क्या किया जाता है, एवरेज निकाला जाता है। कैसे निकालेंगे, पूरी टोटल सैलरी को डिवाइड कर लेंगे कुल जनसंख्या से, राष्ट्रीय आय से को डिवाइड कर लेंगे कुल जनसंख्या से, यानी औसत आय को हम लोग पर कैपिटा इनकम करते हैं। समझ में आया। बाकी ये सब फैक्चुअल डाटा थे। जीडीपी के बारे में मैंने आपको रैंकिंग वगैरह सब कुछ बता रखा करंट अफेयर से। अब यहां से चीजें हम लोगों को आगे कंटिन्यू करनी है, ठीक है ना। चलिए भाई, बहुत चीजें हमने और भी चीजों को सीखा है और बहुत डिटेल में जाके हमने समझा है। अब आइए अब हम लोग बात करते हैं कि जो आप अभी आपने एक टर्म को पढ़ा, देखिए ये चीजें रिवाइज करने का पीछे मकसद बस इतना है कि आप चीजों को भूले नहीं जल्दी, क्योंकि अगर आप रिवीजन नहीं भी कर पा रहे होंगे, क्योंकि बहुत स्टूडेंट्स रिवीजन नहीं कर पाते हैं, और वो काम अगर मैं कर दूं तो वो सबसे ज़्यादा बेस्ट होगा, क्योंकि कंसेप्ट में चीज़ें देने की कोशिश करता हूं पहले क्लास में और फिर आगे के सारे क्लासेस में रिवीजन ही करवाता हूं हर एक चीज़ को। फिर आगे हम लोग अब देखिए जो है इस क्लास में नई चीज़ें स्टार्ट कर रहे हैं। देखिए आपने पढ़ा ना नेशनल इनकम यानी राष्ट्रीय आय के बारे में पढ़ा। आपने राष्ट्रीय आय में क्या पढ़ा सर? आपने राष्ट्रीय आय में ये पढ़ा कि एक वित्तीय वर्ष में यानी एक फाइनेंशियल ईयर में भारत या फिर कोई भी देश होगा, ठीक है ना, मैं देश लिख रहा हूं, भारत लिखना सही नहीं है, देश के जितने भी नागरिक हैं यानी कि जो भी सिटीजनशिप होंगे, ठीक है, उनके द्वारा जो अर्जित की गई आय है यानी कि जो इनकम है। अब आय कहने का मतलब क्या है
कि शारीरिक यानी कि फिजिकली और मानसिक यानी कि मेंटली तौर से उन्होंने कुछ लेबर किया है, और अगर लेबर किया है यानी श्रम किया है, तो उसने क्या तैयार किया है भाई, कुछ ऑब्जेक्ट यानी वस्तु यानी कि प्रोडक्शन किया होगा, और साथ के साथ कुछ ना कुछ सर्विसेज तैयार की होगी। तो अब ये प्रोडक्शन यानी ये जो ऑब्जेक्ट और ये जो सर्विसेज है, इसकी कोई ना कोई तो भाई मौद्रिक मूल्य होगी। बताइए होगी कि नहीं भाई, बिल्कुल मौद्रिक मूल्य होगी। तो यही मौद्रिक मूल्य को क्या कहा जाता है, इनकम कहा जाता है, यानी आय कहा जाता है। तो उसी प्रकार देश में एक फाइनेंशियल ईयर में, यानी कि एक फाइनेंशियल ईयर कहने का मतलब 1 अप्रैल से लेकर के 31 मार्च तक, ठीक है ना, जो भी देश के नागरिकों के द्वारा जो इनकम की गई, यानी देश के नागरिकों के द्वारा जो भी प्रोडक्शन किया गया और जो भी सर्विसेज तैयार की गई, उसका जो मौद्रिक मूल्य है वही नेशनल इनकम कहलाता है। तो अब मेन ये तो हमने समझ रखा है सर्कल, आप कह रहे होंगे, लेकिन अब आपको मैं यहाँ ये समझाना चाहता हूँ कि ये जो नेशनल इनकम की जो मैं आपसे बातें कर रहा हूँ मेरे भाई, इस नेशनल इनकम का जो कैलकुलेशन है, वो कैलकुलेशन मैं आपको समझाना चाहता हूँ कि इसकी कैलकुलेशन कैसे होती है। यानी मेन जो अभी आपको मैं टॉपिक बताना चाहता हूँ, मेथड ऑफ नेशनल इनकम कैलकुलेशन, यानी राष्ट्रीय आय गणना करने की विधि। मैं लिख देता हूं टॉपिक, मेथड ऑफ नेशनल इनकम, ठीक है, मेथड ऑफ नेशनल इनकम कैलकुलेशन, ठीक है, मेथड ऑफ नेशनल इनकम कैलकुलेशन, यानी क्या हिंदी में हम इसे लिखेंगे राष्ट्रीय आय की, ठीक है ना, राष्ट्रीय आय गणना करने की विधि, राष्ट्रीय आय गणना करने की विधि। भाई टॉपिक पहले क्लियर करिए कि पढ़ क्या रहे हैं, ठीक है ना, उसके बाद उसके कंसेप्ट में, यानी अभी हम लोग ये पढ़ने जा रहे हैं कि जो देश की जो नेशनल इनकम होगी, ठीक है, वो जो भारत सरकार के द्वारा जो डाटा प्रस्तुत की जाती है। अब मैंने ये भी बताया था कि कौन सी मंत्रालय होते हैं भाई, कौन सी जो ऑर्गेनाइजेशन होती है जो डाटा कलेक्शन करती है, ये सब चीज़ें मैंने पिछले क्लास में बताई। अगर नहीं देखा है कमेंट सेक्शन में लिंक मिलेगा, क्योंकि मैं चाहता हूं कि यूट्यूब में 2 क्लासेस कम से नेशनल इनकम की जाए, और इतना टिपिकल भी चीज़ें नहीं होती है। अगर आप इकोनॉमिक्स को बहुत अच्छे से समझ लिए ना, तो यकीन मानिए वो आप भूलेंगे नहीं, अगर एक बार अच्छे से पढ़ लिए तो भारत की जो भी नेशनल इनकम हुई है, जो भारत सरकार बताती है, तो उसका कैलकुलेशन कैसे करती है, ठीक है, वो हम सीखने जा रहे हैं कि राष्ट्रीय आय की जो गणना करने की जो विधि है। तो देखिए 3 मेथड है भाई, ठीक है, 3 मेथड है, तीनों मेथड समझिएगा। अब इन तीनों मेथड में भारत सरकार, ठीक है ना, कौन से मेथड का यूज करती है नेशनल इनकम कैलकुलेशन में, ये भी आपको समझना होगा। तो 3 मेथड पहले क्या है, एक मेथड है आपका इनकम मेथड, ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ सर, मैं बताता हूं, यानी आय विधि। इसका मतलब क्या है कि कोई भी देश अगर नेशनल इनकम की कैलकुलेशन करती है, तो अगर वो इनकम मेथड, चलिए पहले मैं मेथड का नाम लिख देता हूं पहले, ठीक है। दूसरा मेथड होता है आपका एक्सपेंडिचर मेथड। क्या होता है भाई, एक्सपेंडिचर मेथड क्या होता है मेरे भाई, एक्सपेंडिचर मेथड, यानी कि एक्सपेंडिचर के अलावा आप इसको यहां लिख सकते हैं कंजम्पशन भी, ठीक है ना, कंजम्पशन मेथड, जिसको हिंदी में आप लिखेंगे व्यय विधि, ठीक है, या फिर आप लिखेंगे उपभोग विधि, ठीक है, क्या लिखेंगे मेरे भाई, उपभोग विधि, ठीक है। दूसरा मेथड क्या क्लियर हुआ। चलिए अब हम लोग बात करेंगे तीसरे मेथड पे। तीसरा मेथड क्या है, प्रोडक्ट वैल्यू एडेड मेथड, ठीक है ना, यानी कि उत्पादन या मूल्य वृद्धि जो विधि है उसकी बात होती है। यानी तीसरा जो मेथड क्या है वो है, पहले भी आप इसको पहले मेथड समझ लीजिए कि वो 3 मेथड कौन सा है नेशनल इनकम कैलकुलेशन में, फिर हम इसको समझेंगे। प्रोडक्ट मेथड बोल सकते हैं या फिर वैल्यू एडेड मेथड, ठीक है, वैल्यू एडेड मेथड भी हम इसको बोलते हैं। किताब में एज इट इज आपको लिखा हुआ मिलेगा इस प्रकार, यानी कि उत्पादन या उत्पाद लिख सकते हैं, और इसको लिख सकते हैं मूल्य वृद्धि विधि, ठीक है, मूल्य वृद्धि विधि। अब देखिए 3 मेथड है ये 3 मेथड से कोई भी देश नेशनल इनकम का कैलकुलेशन करती है। अब देखिए होता क्या है, कहने का मतलब ये है कि जो देश की जो इनकम है, यानी देश की इनकम कहने का मतलब देश के नागरिकों के द्वारा जो इनकम की गई है, यानी आय जो हुई है, अर्जित आय जो है, यानी शारीरिक और मेंटली तौर से जो भी प्रोडक्शन और सर्विस तैयार की गई, उसकी जो मौद्रिक मूल्य है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, देश की नेशनल इनकम। ये मेथड यही होता है, यानी इनकम मेथड मतलब समझ में आ रहा ना, कि जो देश के नागरिकों ने जो इनकम किया वही
रिप्रेजेंट करता है नेशनल इनकम को। दूसरा मेथड है एक्सपेंडिचर यानी कि कंजम्पशन मेथड। इसका मतलब ये कि जितना इनकम किया है उतना लोग खर्च भी कर देते हैं, ठीक है। या फिर ऐसे कि जितना देश की जो नागरिक है, देश के नागरिकों के द्वारा जो कंजम्पशन किया गया है या फिर जो एक्सपेंडिचर किया गया है, उससे हम अनुमान लगा देते हैं कि उस देश की राष्ट्रीय आय क्या है, या उस देश में जो भी प्रोडक्शन हुआ है तो उस प्रोडक्शन की जो क्या होगी भाई, कुछ प्राइस होगी, कुछ मूल्य होगी। उस मूल्य के अकॉर्डिंग हम क्या कर लेते हैं, नेशनल इनकम कैलकुलेशन कर लेते हैं। और होता क्या है जनरली, इसमें जनरली क्या किया जाता है, इन तीनों को इक्वल मान लिया जाता है। इन तीनों को इक्वल मान लेने का मतलब यह है कि यह कहा जाता है कि कोई भी देश की जो इनकम है वो बराबर होती है एक्सपेंडिचर, मतलब जितना इनकम किया देश के नागरिकों ने उतना वो खर्च भी कर देती है। और इक्वल्स टू लिख दिया जाता है, इक्वल्स टू बोला जाता, माना जाता। अब ये मैं नहीं मान रहा हूं भाई, हम लोग ये मान रहे हैं क्योंकि अर्थशास्त्रियों ने माना है। वो उनका मानना यह है कि जो इनकम होता है उतना एक्सपेंडिचर होता है और उतना ही प्रोडक्शन किया जाता है, ठीक है। इसका मतलब ऐसे समझिए कि x इक्वल्स टू वाई इक्वल्स टू जेड है, यानी कि k, यानी x का वैल्यू भी k, y का वैल्यू भी k, z का वैल्यू भी k। तो अब x का वैल्यू लेकर के अगर आप नेशनल इनकम निकालिएगा, या फिर y का वैल्यू लेकर के नेशनल इनकम निकालिएगा, या फिर z का वैल्यू लेकर के नेशनल इनकम निकालिएगा, तो भाई आएगा तो वैल्यू एक ही, क्योंकि तीनों का वैल्यू तो एक ही है। इसका मतलब कि अगर आप इनकम मेथड से कैलकुलेशन करिए, या फिर एक्सपेंडिचर मेथड से कैलकुलेशन कीजिए, या फिर प्रोडक्शन मेथड से कैलकुलेशन कीजिए, तो तीनों को हमने क्या किया है, हमने इन द सेंस की जो अर्थशास्त्र ने जो रहे उन्होंने क्या क्या इक्वल मान लिया है कि जितना इनकम होगा उतना ही खर्चा होगा, और जो प्रोडक्शन होगी वो प्रोडक्शन का जो मूल्य है वो इनकम के और एक्सपेंडिचर के बराबर होती है। तो आप तीनों में से किसी भी मेथड से अगर कैलकुलेशन करते हैं नेशनल इनकम की, तो वो वैल्यू क्या आएगी, एक ही आएगी। चाहे इनकम मेथड से करिए यानी x का वैल्यू लेकर के करिए, क्योंकि x इक्वल टू वाई इक्वल टू जेड है, यानी इनकम इक्वल टू एक्सपेंडिचर इक्वल टू प्रोडक्शन है। देखिए समझ में आया मैं क्या कहना चाह रहा हूं, या अर्थशास्त्रियों ने क्या कहा है। पहले हमने ये बताया आपको कि जो आपका ये जो टॉपिक है, इस टॉपिक में हम ये समझ में, ये अभी ये तीनों के तीनों मेथड को भी आपको समझना है कि ये तीनों मेथड में कैलकुलेशन कैसे होती है नेशनल इनकम की, अभी मैं बताऊंगा। पहले मेथड समझिए कि जो राष्ट्रीय आय है उसकी जो कैलकुलेशन करने की जो मेथड है वो तीन मेथड है। एक है इनकम मेथड, एक है एक्सपेंडिचर मेथड, और एक है प्रोडक्शन जो भी हुई है। तो भाई यहाँ पे क्या किया जा गया है अर्थशास्त्रियों के द्वारा, इनकम इक्वल्स टू एक्सपेंडिचर इक्वल्स टू प्रोडक्शन मान लिया जाता है। यानी कि जितनी इनकम हुई है, ठीक है, यानी कि ऐसा मान लिया गया, मैं नहीं मान रहा हूं, अर्थशास्त्रियों ने माना कि जितना इनकम हुआ है, ठीक है, उतना ही क्या कर रहे हैं, खर्च भी कर रहे हैं, या उतना जो भी प्रोडक्शन हुआ है, जो भी वस्तुएं या जो भी सर्विसेज तैयार हुई, उसकी जो मूल्य है उस इनकम के बराबर है या उसके एक्सपेंडिचर के बराबर होती है। तो अब एक्स का वैल्यू ले लीजिए, यानी इनकम का वैल्यू लेकर कैलकुलेशन कीजिए नेशनल इनकम का, या एक्सपेंडिचर का वैल्यू लेकर के नेशनल इनकम का कैलकुलेशन करिए, या फिर प्रोडक्शन का वैल्यू लेकर के नेशनल इनकम का कैलकुलेशन कीजिए, क्योंकि है तो बराबर तीनों, तो एग्जैक्ट वैल्यू तीनों में क्या आएगा, एक ही आएगा, ठीक है। और ये अप्रॉक्स में डाटा होती है, ठीक है ना, क्योंकि देश के इनकम क्या है, देश के एक्सपेंडिचर क्या है, प्रोडक्शन क्या है, ये एग्जैक्ट डाटा हम नहीं जान सकते हैं। जो भी जनगणना होती है उसमें जो भी जानकारी आती है वो भी क्या होती है, अप्रोक्सीमेशन में काम होती है भाई, ठीक है। यहां तक आगे बढ़े अब हम लोग। अब देखिए सवाल यहां से क्या बनेगा, मैं सवाल पार्ट थर्ड में कराऊंगा, ठीक है, तो और आपको क्लैरिटी मिल जाएगी। एक बार पहले समझ लीजिए अच्छे से। सवाल आपका ये बनेगा कि नेशनल इनकम मेथड, जो नेशनल इनकम है उसके कैलकुलेशन में इनमें से कौन सी मेथड का यूज किया जाता है, कौन सी मेथड का यूज नहीं किया जाता। तो ये तीनों मेथड, नेशनल इनकम मेथड, एक्सपेंडिचर मेथड और प्रोडक्शन वैल्यू एडेड मेथड का यूज किया जाता है। बाकी अब इसको हम लोग आगे हम लोग एक एक मेथड को खोलेंगे तो वहां से सवाल बनेगा, ठीक है। तो चलिए अब सबसे पहला मेथड हम लोग सीखने वाले हैं जो है वो आपका इनकम मेथड। कौन सा मेथड है भाई, इनकम मेथड को अभी हम लोग सीखने वाले हैं, यानी आय विधि जो है उसको भी हम लोग समझने वाले हैं। आय विधि क्या है भाई, एक ऐसा मेथड है जिसके द्वारा हम क्या करते हैं, देश की नेशनल इनकम का कैलकुलेशन करते हैं। क्या करते हैं भाई, देश की नेशनल इनकम का कैलकुलेशन करते हैं। अब देखिए जो इनकम मेथड है इसके दो भाग में हम इसको कैटेगराइज करेंगे, ठीक है। दो भाग में हम इनकम मेथड को दो भाग में बांटेंगे। दो भाग में बांटने का मतलब समझ में आ रहा है कि नहीं, पहले हमें ये बताइए, अभी समझ में आया। देखिए दो भाग में क्या मैं लिख रहा हूं, एक मैं लिख रहा हूं फैक्टर इनकम, एक मैंने लिखा है फैक्टर इनकम। अभी आपको सब समझ में आएगा, ठीक है। यानी हिंदी में हम इसे लिखेंगे साधन कारक, क्या लिखेंगे, साधन कारक। और एक होगा आपका ट्रांसफर इनकम, एक होगा आपका
ट्रांसफर इनकम, यानी कि इसको हिंदी में कहेंगे हस्तांतरण, ठीक है, हस्तांतरण आय, यानी हिंदी में हम इसे लिखेंगे या स्थानांतरण भी लिख सकते हैं, ठीक है ना। ट्रांसफर का हिंदी जो भी लिख लीजिए, स्थानांतरण, ठीक है, स्थानांतरण आय, ठीक है, क्या लिखेंगे इसको हम लोग, स्थानांतरण आय। क्या है ये सर, देखिए दो प्रकार, देखिए इनकम मेथड मतलब क्या है भाई, आय किया गया मेथड, यानी आपकी जो इनकम है भाई, इनकम मतलब आपने जो प्रोडक्शन किया है, यानी कोई भी वस्तु को बनाया या आपने कोई सर्विस दिया, जैसे मैं आपको टीच कर रहा हूं तो सर्विस दे रहा हूं, इसके बदले मैं फी ले रहा हूं, तो उसकी जो मूल्य जो हुई है वही इनकम हुई मेरी। तो अब जो इनकम के दो कारक होते हैं, एक होते हैं साधन कारक और एक होता है ट्रांसफर इनकम, यानी दो इनकम हो गए, एक हो गया भाई फैक्टर इनकम और एक होता है ट्रांसफर इनकम। अब समझिएगा, फैक्टर इनकम हम किसको कहते हैं, यानी साधन कारक किसको कहते हैं, ये वो इनकम है, ठीक है, ध्यान से सुनिएगा, ये वो इनकम है जिससे क्या होता है, कोई भी चीज का कोई भी प्रोडक्शन होती है, यानी इसकी नेचर कैसी होती है भाई, प्रोडक्शन, यानी कि ये वो इनकम है जो प्रोडक्टिव नेचर की होती है। कैसी नेचर की होती है, प्रोडक्टिव नेचर की होती है, यानी हिंदी में अगर मैं लिखूं तो ये कैसा होता है, उत्पादन, ठीक है ना, या लिख सकते हैं उत्पाद प्रवृत्ति की है, ठीक है, कैसी प्रवृत्ति की, उत्पाद प्रवृत्ति की है। यानी कि आपका जो फैक्टर इनकम के थ्रू जो इनकम हुआ है, यानी आप अब फैक्टर इनकम किसको कहेंगे वो मैं आपको समझाऊंगा। मैं अभी पहले ये समझाना चाह रहा हूं कि फैक्टर इनकम कहने का मतलब ये कि ये वो इनकम है जिसके द्वारा कुछ मतलब आपको इनकम हुआ है तो आपने कुछ ना कुछ प्रोडक्शन किया है या सर्विस तैयार किया है। लेकिन ट्रांसफर इनकम हम उस इनकम को कहते हैं जिसमें कोई भी चीज का प्रोडक्शन नहीं होता, यानी ये अनप्रोडक्टिव होता है। ये क्या होता है, अनप्रोडक्टिव होता है। अब आप कहेंगे, यानी मैं लिख दे रहा हूं गैर उत्पादन, ये आपको मैं एक एग्जांपल दूंगा तभी समझ में आएगा। अब जैसे कि आपने क्या किया भाई, लॉटरी लगाया और आपने लॉटरी जीत लिया भाई, तो लॉटरी जीता तो आपको क्या मिला, पैसा मिला, पैसा मिला यानी आपकी आय हुई, यानी कि इनकम हुई कि नहीं भाई, ये बताइए। तो अब एक बात बतलाइए, ये जो आपकी इनकम हुई है, यानी ये जो आपकी आय हुई है लॉटरी से, क्या इससे कोई प्रोडक्शन हुआ है देश में या कोई सर्विस तैयार हुआ है, बिल्कुल नहीं। इसीलिए इसको हम लोग कहते हैं गैर उत्पादन आय या इनकम, जिसको हम लोग कहते हैं ट्रांसफर इनकम, यानी कि स्थानांतरण आय। और इस प्रकार के इनकम को, यानी कि जो ट्रांसफर इनकम जो होता है, इसको हम लोग क्या करते हैं भाई, इस ट्रांसफर इनकम को हम लोग ऐड नहीं करते हैं। किसमें ऐड नहीं करते हैं, नेशनल इनकम के कैलकुलेशन में। ये बहुत इनकम इंपॉर्टेंट लाइन में बता रहा हूं, नेशनल इनकम में ऐड नहीं करते हैं, नेशनल इनकम कैलकुलेशन में। लेकिन ये जो फैक्टर इनकम है, जैसे कि आपको सैलरी मिली है भाई, ठीक है, अब जैसे कि जस्ट एक एग्जांपल मैं अपनी सैलरी की बात कर लूं, तो मैंने आपको सर्विस दिया भाई, यानी देश में सर्विस तैयार दिया किया है, तो इस सर्विस के बदले मुझे क्या मिला है भाई, सैलरी मिली है, इनकम मिली, यानी कि ये फैक्टर इनकम है। तो इस फैक्टर इनकम को क्या किया जाता है, ऐड किया जाता है नेशनल इनकम में, नेशनल इनकम में। अब दूसरा कोई एग्जांपल, आप कोई एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस में भाई, तो आप प्रशासनिक व्यवस्था को, सारी व्यवस्था को सुचारू रूप से चला रहे हैं, यानी देश में क्या कर रहे हो, अपना सर्विस दे रहे हैं, तो इट मीन्स वो भी आपका फैक्टर इनकम हो गया, वो आपका नेशनल इनकम में कैलकुलेशन किया जाएगा। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज मैंने आपको बताया है अभी, इसको पहले ध्यान पूर्वक समझिएगा। मैंने आपको बताया सर कि जो देश की नेशनल इनकम होती है, यानी नेशनल इनकम कहने का मतलब है राष्ट्रीय आय, यानी कि देश के जो भी नागरिक है उनके द्वारा अर्जित की गई कुल आय, चाहे वो देश की सीमा के अंदर हो चाहे देश की सीमा के बाहर हो, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, राष्ट्रीय आय कहते हैं। अब इसकी कैलकुलेशन करने के हमारे पास 3 विधियां होती है, जिसमें से एक विधि है एक विधि है इनकम मेथड। तो इस इनकम मेथड को हमने समझा कि जो इनकम होती है, जो लोग हैं उसके इनकम के 2 प्रकार से इनकम होने के तरीके हैं, जिसको हम लोग एक में बांटा है फैक्टर और एक को हमने कहा है ट्रांसफर इनकम। अब ट्रांसफर इनकम में जो आपको इनकम हुई है, ठीक है, उसमें आपने ना तो कोई सर्विस तैयार किया है ना ही कोई प्रोडक्शन किया है, लेकिन उसके बदले भी आपने, अब जैसे लॉटरी लगा दिया भाई, आपको किसी ने गिफ्ट दे दिया है, यानी कि अनुदान दे दिया। मान के चलिए किसी कंपनी ने भारत सरकार को क्या किया भाई, अनुदान दे दिया है 1 करोड़ रुपए, तो उस गिफ्ट से क्या उस देश में कोई प्रोडक्शन या सर्विस तैयार हुआ, नहीं, तो वो कैसा इनकम हुआ, ट्रांसफर इनकम हुआ। क्या इसको हम लोग नेशनल इनकम में ऐड करते हैं, तो पूछेगा नेशनल इनकम में किसको ऐड, कौन सा इनकम को ऐड नहीं किया जाता, फैक्टर इनकम को या ट्रांसफर इनकम को, तो याद रखिएगा ट्रांसफर इनकम को। क्यों, ये भी पूछा गया है सवाल कि क्यों नहीं किया गया, क्योंकि इससे कोई भी प्रोडक्शन नहीं होता, यानी ये क्या होता है, एक
प्रोडक्टिव नेचर की होती है, यानी गैर उत्पादित उत्पादन प्रवृत्ति की होती है। ठीक है, समझ में आया, इससे कोई उत्पादन नहीं होती है। लेकिन हमने देखा कि जो फैक्टर इनकम है, यानी कि जो साधन कारक है, ठीक है, फर्स्ट नंबर में, ये वो इनकम होती है जिससे क्या होता है, आप कोई सर्विस तैयार कर रहे होते हैं या कोई वस्तु का प्रोडक्शन कर रहे होते हैं, तो वो देश के लिए क्या है भाई, उपयोगी होता है, जिसके बदले आपको इनकम मिलती है, तो उसको हम लोग क्या करते हैं, नेशनल इनकम में ऐड करते हैं। अब एग्जाम्पल देख लीजिएगा फैक्टर इनकम का और ट्रांसफर इनकम का। मैं एक जगह लिस्ट बना दे रहा हूँ, इसी लिस्ट से क्वेश्चन आएगा, ठीक है ना, कि कौन, लेकिन इसका मेन कंसेप्ट अब आपको समझ में आना है। ये मेन कंसेप्ट को समझिए, फैक्टर इनकम किसको कहेंगे, जिससे कुछ ना कुछ चीज का प्रोडक्शन हो रहा होगा। ठीक है, सिंपल सा कॉन्सेप्ट है मेरे भाई, सिंपल सा लॉजिक है, सिंपल सा, एकदम सिंपल सा लॉजिक है कि हम किसको कहेंगे फैक्टर इनकम, जिसमें कुछ ना कुछ चीज का प्रोडक्शन होगा। और ट्रांसफर इनकम हम किसको कहेंगे, जिसमें कोई भी उत्पादन नहीं हो रही होगी। ठीक है, अब जैसे कि मैं आपको एग्जांपल लिख दे रहा हूं इसका, यानी कि फैक्टर इनकम का। जैसे कि आपको पहले मैंने बताया सैलरी मिली है, ठीक है, तो भाई सैलरी कैसा होगा भाई, कैसा इनकम है, तो फैक्टर इनकम हो गया। इसके बाद अब आपने कोई भी बिजनेस किया है तो आपने प्रॉफिट कमाया भाई, तो भाई आपको जो भी प्रॉफिट मिला, ठीक है, तो प्रॉफिट भी फैक्टर इन है, क्योंकि आपने बिजनेस किया है, सर्विस दिया होगा या कोई प्रोडक्शन किया होगा, उसके बदले आपने प्रॉफिट कमाया है, तो ये प्रॉफिट भी आपको क्या किया जाएगा, फैक्टर इनकम में ऐड किया जाएगा। आपको पेंशन मिलता है, अब एक चीज को समझिएगा, पेंशन यहां पर भी होगा और पेंशन यहां पर भी आएगा। अब इन दोनों के बीच का डिफरेंस को समझिए। देखिए यहां पेंशन जो मिल रहा है, विधवा पेंशन या फिर जो वृद्धावस्था में है, ठीक है ना, वृद्धा पेंशन, लेकिन ये पेंशन आफ्टर रिटायरमेंट मिल रही है। तो आफ्टर रिटायरमेंट की आप रेलवे कर्मचारी थे या कोई भी कर्मचारी हो, केंद्र सरकार के कर्मचारी हुए थे, जिसने आपने 20 साल 30 साल यानी 60 साल उम्र तक आपने कुछ ना कुछ सर्विस दिया या फिर प्रोडक्शन किया, तो आपने क्या किया भाई, देश के लिए कुछ ना कुछ चीज का प्रोडक्शन किया, उसके बदले आपको पेंशन मिल रहा। लेकिन अब यहाँ विधवा पेंशन या वृद्धा पेंशन, वृद्धावस्था में जो पेंशन, इसके बदले आपने कोई प्रोडक्शन सर्विस तो नहीं दिया, ये पूरे जीवन यानी स्टार्टिंग फेज से ही मिलना स्टार्ट हो जाता है। ये आफ्टर रिटायरमेंट आपको दिया जाना, यानी कि रिटायरमेंट तक आपने कुछ सर्विस दिया। तो ये आपको ध्यान समझना, पेंशन कहाँ पर, कौन सी पेंशन की बात हो रही है। तो समझ में आया, पेंशन में दो प्रकार की पेंशन है मेरे भाई, ठीक है ना। एक तो पेंशन जो है आफ्टर रिटायरमेंट, तो मैं यहाँ मेंशन कर दे रहा हूँ आफ्टर रिटायरमेंट, ठीक है ना, कि आप रिटायरमेंट हुए हैं उसके बाद आपका जो पेंशन मिल रहा है, तो ये वो पेंशन है जो नेशनल इनकम में क्या होगा, ऐड होगा, क्योंकि ये कैसा इनकम है, फैक्टर इनकम है। लेकिन अब ये पेंशन जो है आपका विधवा पेंशन या वृद्धा पेंशन जो है, ये नेशनल इनकम में ऐड नहीं होगी, क्योंकि ये कैसा इनकम है भाई, अनप्रोडक्टिव है, गैर उत्पादन है, इससे कोई भी उत्पादन नहीं हो रहा है, ना तो कोई सर्विस तैयार हो रही है, तो ये ट्रांसफर इनकम है, और ट्रांसफर इनकम आपका ऐड नहीं होता है नेशनल इनकम में। क्लियर हो गया। अब आइए इसके बाद और क्या चीजें हैं, जैसे कि आपने कोई भी पैसा कहीं भी दिया हो या फिर बैंक में आपने डिपॉजिट किया है, तो उसके बदले आपको क्या मिलती है भाई, इंटरेस्ट मिलती है, यानी ब्याज मिलती है कि नहीं भाई, 7%, 8%, 9%, 10% तक मिल जाती है? तो एक बात बतलाइए, ये कैसा इनकम है, पैसा इंटरेस्ट के थ्रू आपको इनकम हो रहा है ना, यानी पैसा मिल रहा है। अब ये पैसा देश के लिए क्या प्रोडक्टिव है या अनप्रोडक्टिव है, समझिए। बैंक को आपने पैसा दिया है, मान लीजिए आपने 10 लाख जमा कर दिया भाई, ठीक है, हर महीने आपको क्या मिल रहा है, इसका इंटरेस्ट मिल रहा है, 10 लाख के बदले आपको 5,000 रुपया। तो अब ये 5,000 आपका इनकम जो है, ये कैसा इनकम है बताइए, क्या इससे कोई देश में प्रोडक्शन हो रहा है, तो बिल्कुल हो रहा है। ये 10 लाख आपने जो जमा किया बैंक में, बैंक क्या कर रही है, इसको इन्वेस्ट कर रही है कहीं और दूसरे कंपनी में, ठीक है, जिसके बदले या तो सर्विस या प्रोडक्शन हो रही है। इसलिए कोई इंटरेस्ट अगर आपको मिल रहा है या इंटरेस्ट के थ्रू आपकी जो इनकम हो रही है, वो भी आपका ऐड होगा नेशनल इनकम में, यानी कि वो फैक्टर इनकम का पार्ट हो गया। समझ में आ गया। चलिए, अब प्रोविडेंट फंड के बारे आपने सुना होगा, तो प्रोविडेंट फंड जो होता है वो भी फैक्टर इनकम में का ही पार्ट होता है, यानी कि देश के राष्ट्रीय इनकम में ये कैलकुलेशन किया जाता है। हर कोई, यानी कि देखिए, कोई एक नियोजित कार्य शैली में जो कार्य कर रहे होते हैं उनको ही प्रोविडेंट फंड मिलता है, ठीक। इसके बाद आपने इसके बाद बहुत इंपॉर्टेंट है, कृषि में के द्वारा, यानी कि जो किसान है वो उत्पादन करते हैं, कृषि का द्वारा जो उत्पादन हुआ, तो ये भाई आपको वर्ड ही आ रहा, उत्पादन हो रहा, तो सिंपल सी बात है, फैक्टर इनकम है। देश में भाई अगर एग्रीकल्चर अगर नहीं हो पाई, तो भाई जो जनसंख्या 140 करोड़ की आबादी वो भूखे ही मर जाएगी, तो ये जनसंख्या क्या टिक पाएगी, नहीं। तो बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। कोई भी सामाजिक सुरक्षा में योगदान हो रहा है, जैसे कि इसरो हो या डिफेंस सेक्टर में आप बहुत सारे फाइटर जेट खरीद रहे हैं,
तो ये सब क्या है, सामाजिक सुरक्षा के लिए है भाई, यानी समाज अपने देश के विकास के लिए या देश की सुरक्षा सिक्योरिटी के लिए भी क्या किया जा रहा है, इन्वेस्टमेंट किया जा रहा है। तो ये भी कैसा इनकम है भाई, फैक्टर इनकम है, यानी कि नेशनल इनकम में ऐड होगा। ठीक है, आपने कोई घर या प्रॉपर्टी बेच दी या रेंट में लगा दी, ठीक है, रेंट में लिख दे या सेल कर दिया आपने जमीन को, तो वो इनकम हुआ, तो वो भी फैक्टर इनकम है, वो भी नेशनल इनकम में ऐड होगा, क्योंकि वो आपका एक क्या था भाई, एसेट था। ठीक है ना, वो एक आपकी संपत्ति थी, उस संपत्ति को आपने दूसरे को दे दिया, तो एक प्रकार से क्या, वो एक वस्तु दूसरे के पास चला गया, तो वो वस्तु जा रहा है, लेन देन में आ रहा है ना। या फिर आप रेंट ले रहे हैं, आपने मकान बनाया 10 तल्ला 5 तल्ला 2 तल्ला, आपने रेंट लगा दिया, तो भाई आप एक प्रकार से क्या कर रहे हैं, सर्विस दे रहे हैं, तो सर्विस तैयार हो रहा है, तो ये भी फैक्टर इनकम का पार्ट हो गया। अब इसमें जैसे आ गया आपका लॉटरी आ गया, गिफ्ट आ गया, यहाँ पे पेंशन आपको मैंने समझा दिया, आपको बहुत सारे सब्सिडीज भी मिलते होंगे, तो उस सब्सिडीज में देश को, सरकार को क्या लॉस है मेरे भाई। जैसे कि आप सिलेंडर खरीदते हैं 900 रुपए में, अब उसके बदले आपको सब्सिडी 600 रुपए मिल जा रहे हैं, मतलब 300, 900 की सामान आपको 300 में मिल जा रही है, 600 आपको रिटर्न कर, मैं जस्ट एक एग्जाम्पल दे, तो वो 600 रुपए सरकार कहाँ से ला रही है, अपने पॉकेट से ला रही है, अपने पॉकेट इन द सेंस कि हमारे जो टैक्स का जो कलेक्शन हुआ उससे ही आपको मिल रही है। तो इसे तो कोई देश का ये सब कैसा, मतलब अब बजट याद करिए, अब ये कैसा खर्च है भाई, पूंजीगत है या फिर राजस्व है, तो ये राजस्व है, और ये इसी को सरकार क्या करना चाहती है, कम करना चाहती है। ये सब बहुत शानदार सवाल इकोनॉमिक्स में, कौन सा खर्च सरकार कम करना चाहते हैं, कौन सा इनकम जो है ये नेशनल इनकम में ऐड होगा, या फिर ये ट्रांसफर इनकम है या फैक्टर इनकम है। आपको स्कॉलरशिप मिलती है, ठीक है ना, तो स्कॉलरशिप ये सब नोट्स में लिखा हुआ, मैं बस यहाँ पे फटाफट समझाते चल रहा हूँ। तो स्कॉलरशिप मिल रहा है, ये भी देश के नेशनल इनकम में ऐड नहीं होगा, यानी ट्रांसफर इनकम, कोई भी प्रोडक्शन नहीं हो रहा, अनप्रोडक्टिव है। आपको बेरोजगारी भत्ता सरकार देती है, मैया सम्मान योजना देती है, ये सब ट्रांसफर इनकम है। आपको मैंने बताया था कि आप बेरोजगार होने के बावजूद भी आपको बेरोजगार फील नहीं हो पाता है, ये सारी चीजों के कारण, और फिर आप उस सरकार के क्या होते हैं, डिपेंडेंट हो जाते हैं, और सरकार आपसे फिर चाहे वोट के माध्यम से हो या फिर कहीं कोई भी फंक्शन जुलूस वगैरह जो भी है आपका यूज किया जाता है। ठीक है भाई, इसके बाद आ गया आप, अच्छा कोई हाउस वाइफ महिला जो है, ठीक है, अब हाउस वाइफ महिला भी का भी, अब देखिए हाउस वाइफ जो महिला है वो भी आपका ट्रांसफर इनकम में होता है, यानी उसके द्वारा नेशनल इनकम में कोई भी ये एडिशन नहीं होता है, तो उसको ऐड नहीं किया जाता। हाउस वाइफ, ये आया गया क्वेश्चन है, तो हाउस वाइफ भी किस में आएगा, ट्रांसफर इनकम में आएगा। अच्छा, आप शेयर मार्केट करते होंगे, यूज कर रहे होंगे, पैसा इन्वेस्ट कर रहे होंगे, तो शेयर मार्केट से जो इनकम है वो भी नेशनल इनकम में ऐड नहीं किया जाता। कोई गलत तरीके से आप पैसे कमा रहे, इलीगल कार्य करके, वो भी ट्रांसफर इनकम में का ही पार्ट होता है, वो नेशनल इनकम में ऐड नहीं किया जाता। तो ये सारे आपको समझ में आ गए, यानी आपने पहला मेथड समझ लिया है इनकम मेथड को। बताइए समझ में आया कि नहीं भाई। आपने क्या समझा सर, कि जो नेशनल इनकम होती है उसकी कैलकुलेशन के 3 विधि होते हैं, जिसमें से एक विधि हमने समझ लिया है इनकम मेथड को। इनकम मेथड होता है 2 प्रकार के, यानी 2 प्रकार से हम इनकम कर सकते हैं, एक होता है फैक्टर इनकम और एक होता है ट्रांसफर इनकम। फैक्टर इनकम से वो इनकम होती है जिसमें कोई ना कोई चीज का प्रोडक्शन या सर्विसेज तैयार होती है, लेकिन ट्रांसफर इनकम में हम वो इनकम करते हैं जिसके द्वारा कोई भी प्रोडक्शन नहीं होता, यानी अनप्रोडक्टिव नेचर की होती है, जिसको हम लोग नेशनल इनकम में ऐड नहीं करते हैं। अब हम लोग बात करेंगे एक्सपेंडिचर मेथड, यानी कंजम्पशन मेथड, यानी कि व्यय विधि, यानी कि इसको उपभोग विधि का भी नाम देते हैं। समझ में आया। अच्छा एक चीज और समझिए देखिए यहाँ पे जो मैंने आपको बताया जो ट्रांसफर इनकम है, अब जैसे कि आपको पेंशन दे रही है, कौन दे रही है, सरकार दे रही है। सब्सिडी कौन दे रही है, सरकार दे रही है। स्कॉलरशिप कौन दे रही है, सरकार दे रही है। बेरोजगारी भत्ता कौन दे रही है, सरकार दे रही है। ठीक है ना। तो ट्रांसफर इनकम ऐसा नहीं है कि कोई कंपनी ही आपको दे रही है, जैसे कि लॉटरी कोई कंपनी दे दी गिफ्ट कोई कंपनी के अलावा सरकार भी आपको ट्रांसफर इनकम देती है। ठीक है, अब सरकार ऐसा क्यों करती है इसको भी समझिए ताकि जो अमीरी है और जो गरीबी है इनके बीच का जो गैप है ना उसको कम किया जाए। क्लियर है मेरे भाई। ये सब बहुत अच्छे अच्छे सवाल मैं नेक्स्ट क्लास में करवाऊंगा, तब आपको समझ में आएगा कि ये जो कंसेप्ट कितना इंपॉर्टेंट था। ठीक है, चलिए अब दूसरा मेथड हम लोग देखते हैं। दूसरा मेथड कौन सा मेथड है, इसमें फॉर्मूला है मेन, आपको समझना। इस फॉर्मूला से डायरेक्ट आपका क्वेश्चन बन जाएगा, एक्सपेंडिचर मेथड। ठीक है, तो वो फॉर्मूला मेन आपको समझ लेना है, बहुत आसान है एक्सपेंडिचर मेथड को समझना। यानी हम इसे कहते हैं कंजम्पशन मेथड भी। ठीक है ना, इसको हम लोग कहते हैं कंजम्पशन मेथड भी यानी हिंदी में हम इसे लिखेंगे व्यय विधि या फिर उपभोग विधि। ठीक है, व्यय विधि या फिर हम इसे लिखते हैं उपभोग विधि। ठीक है भाई। अब देखिए फॉर्मूला क्या है इसका, पहले फॉर्मूला मैं लिख रहा हूं, समझिएगा। y इक्वल्स टू
कोई भी किताब खोलिएगा एज इट इज फॉर्मूला मिलेगा, C प्लस आई, अभी मैं आपको सब कुछ समझा दूंगा क्या ये, प्लस G प्लस X माइनस M। ठीक है, अब यहाँ मैं एक स्पेस छोड़ूंगा और लिख करके यहाँ पे एक और फॉर्मूला मैं रेडी करूंगा। पहले मैं आपको समझा देता हूँ, उसके बाद आपको ये फॉर्मूला लिखूंगा तो और अच्छे से समझ में आएगा। देखिए आपका ये जो y है, ठीक है, y किसको रिप्रेजेंट करता है, y रिप्रेजेंट करता है आपका नेशनल इनकम को। सिंपल सी बात है भाई, ये तो बेसिक सा चीज है, हम लोग नेशनल इनकम ही कैलकुलेशन कर रहे हैं एक्सपेंडिचर मेथड से। तो y जो वैल्यू दे रहा होगा, किसका मैथ दे रहा होगा भाई, नेशनल इनकम का। समझने वाली चीज है भाई, समझिए, रटिया मत तो कोई भी चीज को। तो y से हमें क्या मिल रहा है, नेशनल इनकम यानी राष्ट्रीय आय के बारे में हमें पता चल रही है। ठीक है सर, y के बाद क्या है सर, c है। c क्या होता है, प्राइवेट कंजम्पशन, यानी कि मैं लिख दे रहा हूं इसको, प्राइवेट सब नोट्स में लिखा हुआ, ठीक है ना, प्राइवेट नोट्स आपका एप्लीकेशन में जाएगा। पहले पूरा क्लास कंप्लीट हो जाएगा नेशनल इनकम के, उसके बाद ही नोट्स अपलोड करूंगा, ठीक है ना। प्राइवेट, क्योंकि आप लोग क्या करते हैं, प्रिंट आउट पहले निकाल देते हैं। मैं बोलता हूं कि कुछ चीजें उस नोट्स में जरूर आप लिखिएगा, तो पूरी वीडियो पहले देख लीजिए, तीनों क्लास नेशनल इनकम के, उसके बाद उस नोट्स को प्रिंट करके उसमें जो जो मैं एक्स्ट्रा बातें क्योंकि हर चीज लिखना पॉसिबल नहीं हो सकता है ना, उसको आप वहां लिख करके रखेंगे। प्राइवेट कंजम्पशन, या फिर इसको हम लोग लिख सकते हैं कंजम्पशन भी डायरेक्ट केवल, ठीक है ना, यानी कि आपने जो कंजम्पशन किया, यानी कि जो आपने उपभोग किया, ठीक है, उपभोग किया है, यानी कि निजी उपभोग भी आप लिख सकते हैं। प्राइवेट का मतलब निजी हो गया, सी हो गया। आई, आई का मतलब क्या भाई, आई मतलब होता है इन्वेस्टमेंट, ठीक है, क्या हो गया भाई, आपने जो इन्वेस्टमेंट किया यानी कि निवेश। इसका एक क्वेश्चन मैं करवा दूंगा अभी, तब आपको समझ में आएगा। इसके बाद है आपका भाई जी। जी मतलब क्या है, जो सरकार के द्वारा खर्च किया जाता है। जी मतलब होता है गवर्नमेंट के द्वारा स्पेंडिंग किया गया चीज है, ठीक है, सब्सिडी वगैरह दे दिया गया, पेंशन वगैरह दे दिया गया, ठीक है, सब्सिडी, जी हो गया क्लियर। एक्स है और उसके बाद एम है, ठीक है। तो एक्स किसको रिप्रेजेंट करता है, एक्सपोर्ट को। एक्स किसको रिप्रेजेंट करता है मेरे भाई, एक्सपोर्ट को। एक्सपोर्ट करना मतलब क्या भाई, एक्सपोर्ट कर रहे हैं, यानी क्या कर रहे हैं भाई, भेज रहे हैं दूसरे देश में, ठीक है। और आपका बचा क्या भाई, एम है ना, एम। एम होता है इंपोर्ट। इंपोर्ट करना मतलब आयात करना, ठीक है, आयात करना, यानी उसके बाद आपका एक, अब अच्छा, अब एक और, अब यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ एन एक्स, ठीक है। अब इसको समझिए, तब मैं नया फॉर्मूला निकालू। एन एक्स क्या होता है, जो आपका एक्सपोर्ट होता है और जो इंपोर्ट होता है, इसके ही अंतर को एन एक्स हम लोग लिखते हैं, यानी कि नेट एक्सपोर्ट, ठीक है, नेट एक्सपोर्ट, यानी कि शुद्ध निर्यात। यानी कि एन एक्स इक्वल्स टू आप क्या लिख सकते हैं भाई, एक्स माइनस एम, यानी एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट, ठीक है। तो अब एक बात बतलाइए, यहाँ पे x माइनस एम की जगह एन एक्स लिख सकते हैं, यानी न्यू फॉर्मूला आपका क्या आ गया, y इक्वल्स टू सी प्लस आई जी प्लस एन एक्स लिख सकते हैं। देखिए, या तो ये डायरेक्ट आपको फॉर्मूला एग्जाम में मिलेगा, इसको हटा दिया जाए पहले ब्लैक से। देखिए, एक्सपेंडिचर जो मेथड का ये फॉर्मूला आपको पहले तो याद होना चाहिए, ठीक है, एकदम रट जाइए। y किसको रिप्रेजेंट करता है मेरे भाई, नेशनल इनकम को रिप्रेजेंट करता है। c किसको रिप्रेजेंट करता है मेरे भाई, प्राइवेट कंजम्पशन, यानी कि जो कंजम्पशन किया गया उसको रिप्रेजेंट करता है। i इन्वेस्टमेंट को रिप्रेजेंट करती है। g सरकार के द्वारा जो स्पेंडिंग की गई है। x हो गया एक्सपोर्ट, m हो गया इम्पोर्ट, ठीक है ना, x हो गया एक्सपोर्ट, m हो गया इम्पोर्ट, और nx होता है नेट एक्सपोर्ट, यानी कि होता है वो आपका एक्सपोर्ट माइनस इम्पोर्ट। चलिए ठीक है, ये समझ में आया। अब एक क्वेश्चन मैं आपको करवा देता हूं, फिर आपको समझ में आ जाएगा। देखिए, आपको बोला जाएगा कि कोई देश है, ठीक है ना, देश की जीडीपी की गणना करे भाई, देश की जीडीपी की गणना करे। तो कैसे गणना करेंगे, आपको इसका डाटा दिया जाएगा, ठीक है, देश की जीडीपी की गणना करे। बोला जा रहा है कि यदि एक वर्ष यानी कि वित्तीय वर्ष में उपभोक्ता खर्च जो है, ठीक है ना, उपभोक्ता खर्च वो आपको दे दिया गया है $200, ठीक है ना, $200 मिलियन, $200 मिलियन, ठीक। इसके बाद बोला गया जो सरकार खर्च करती है, सरकारी जो खर्च है वो है आपका डॉलर में दिया गया है $100 मिलियन, ठीक है, $100 मिलियन, ठीक है भाई। इसके बाद बोला गया जो व्यवसायियों द्वारा जो निवेश किया, यानी निवेश जो किया गया है वो कितना किया गया है, वो किया गया है मात्र और मात्र $50 मिलियन, ठीक है, वो किया गया $50 मिलियन, ठीक है मेरे भाई। इसके बाद बोला गया जो निर्यात हो रहा है, ठीक है, निर्यात हो रहा है और आयात हो रहा है, इसका भी डाटा आपको मैं ले लेता हूं। तो जो निर्यात हो रही है वो मान के चलते हैं वो है आपका $40 मिलियन, ठीक है, और जो आयात हो रहा है वो है आपका $45 मिलियन, ठीक है मेरे भाई,
वो हो रहा है मिलियन। अब हमको बताइए कि देश की जीडीपी की गणना करके, तो क्या, अच्छा जीडीपी कहने का मतलब क्या है मेरे भाई, यानी कि घरेलू जीडीपी क्या था भाई, डोमेस्टिक इनकम क्या था भाई, सॉरी डोमेस्टिक इनकम को ही आप जीडीपी से रिप्रेजेंट कर रहे थे, यानी कि देश की सीमा के अंदर एक वित्तीय वर्ष में जो भी अर्जित की गई आय है, यानी कि जो भी प्रोडक्शन और जो भी सर्विस तैयार किया गया है उसकी जो मौद्रिक मूल्य होती है उसी को आप कहते हैं जीडीपी। सिंपल सी बात है। और राष्ट्रीय आय क्या था आपका, राष्ट्रीय आय का, अब राष्ट्रीय आय क्या था मेरे पहले भाई, तो राष्ट्रीय आय क्या होती है, राष्ट्रीय आय के बारे में मैंने बताया देश के नागरिकों के द्वारा एक वित्तीय वर्ष में अर्जित की गई आय। तो अभी मैंने आपको इसका फॉर्मूला बताया है नेशनल इनकम का कैलकुलेशन का, कैसे कैलकुलेशन का फॉर्मूला, चलिए पहले हम लोग लिख लेते हैं। तो अगर मैं नेशनल इनकम का फॉर्मूला, यानी कि यही जीडीपी भी हो गई, ठीक है ना, जीडीपी और नेशनल इनकम दोनों कैलकुलेशन ऐसा ही होगा, ठीक है, तो इसमें कंफ्यूज मत होइएगा। तो y इक्वल्स टू, पहले फॉर्मूला हम लोग लिख लेते हैं, तो ये फॉर्मूला आप खुद से लिखिए, इतना आपको एग्जाम में करने की आवश्यकता नहीं है, डायरेक्ट लिखेंगे। सी क्या था पहले हमें ये बताइए, सी क्या था भाई, प्राइवेट कंजम्पशन यानी उपभोग किया गया खर्च, कितना है मेरे भाई, $200 मिलियन, ठीक है, $200 मिलियन। इन्वेस्टमेंट कितना हो रहा है आपका, इन्वेस्टमेंट हो रहा है आपका $50 मिलियन, ठीक है। सरकारी खर्च जी फॉर गवर्नमेंट का कितना है, $100 मिलियन, ठीक है साहब। एक्स यानी कि एक्सपोर्ट कितना हो रहा है, एक्सपोर्ट कितना हो रहा है, $40 मिलियन, ठीक है। और इंपोर्ट कितना हो रहा है, $45 मिलियन। तो इसको सॉल्व कर लेंगे तो कितना हो गया, 200, 100, 300, 350, 390, है ना, -45 यानी कितना हो गया, $345 मिलियन। देश की क्या आ जाएगी, जीडीपी आ गई, समझ में आया? यानी कि इससे आपने नेशनल इनकम का कैलकुलेशन कर लिया, सीख लिया ना मेरे भाई एक्सपेंडिचर मेथड से कैसे कैलकुलेशन होता है, ठीक है। अब ये आपको आ गया एक्सपेंडिचर मेथड का भी समझ में आ गया कंसेप्ट। अब तीसरा मेथड क्या है मेरे भाई, तीसरा मेथड क्या है समझ में आ गया ना, दूसरा मेथड आपने समझ लिया, तीसरा मेथड क्या है, उत्पाद मूल्य वृद्धि विधि, ठीक है। यानी कि हम इसको इंग्लिश में लिखेंगे प्रोडक्ट मेथड, या फिर हम इसे लिख सकते हैं क्या, वैल्यू एडेड मेथड, ठीक है ना, वैल्यू एडेड मेथड। यानी हिंदी में हम इसे क्या कहेंगे, प्रोडक्ट मेथड को उत्पाद विधि, ठीक है, क्या लिखेंगे इसको हम लोग मेरे भाई, उत्पाद विधि या फिर मूल्य वृद्धि विधि, ठीक है, मूल्य वृद्धि विधि। अब ये क्या है इसको एक बार समझ लीजिए। चलिए भाई, अब तीसरा मेथड को हम लोग समझते हैं, प्रोडक्ट मेथड यानी वैल्यू एडेड मेथड यानी उत्पाद विधि यानी कि मूल्य वृद्धि। देखिए हम लोग ये विधि से क्या कैलकुलेशन कर रहे हैं, दिमाग में लेकर के चलना, नेशनल इनकम को कैलकुलेशन कर रहे हैं ना, यानी कि राष्ट्रीय आय। आय कहने का मतलब क्या होगा भाई, कुछ चीज का प्रोडक्शन होगा, समझिएगा, और कुछ सर्विसेज क्या हो रही होगी भाई, तैयार होगी, ठीक है। अब देखिए प्रोडक्शन जो हुआ यानी कि कुछ वस्तु जिसको आप लिखते हैं गुड्स, ठीक है, समझिएगा। अब देखिए जो गुड्स है ना दो प्रकार के, दो प्रकार के कैसा भी इसको समझिएगा। देखिए जो चीनी आप खाते हैं यानी शुगर, ठीक है, ये आपका क्या है भाई, फाइनल आपका, आपके पास तो यही गुड्स आपको देखने को मिलता है, यानी गुड्स कहने का मतलब वस्तु, ठीक है ना, आप हिंदी में इसको क्या लिखेंगे, अंतिम वस्तु आपको यही मिलता है, ठीक है ना, मार्केट में ही मिलता है। लेकिन अब चीनी के बनने के लिए क्या क्या यूज हुआ होगा, तो मेनली जो यूज किया गया, क्या चीज का इस्तेमाल किया गया भाई, गन्ने का इस्तेमाल किया गया होगा, ठीक है। तो इस गुड्स को क्या कहा जाता है, इसको हम लोग कहते हैं इंटरमीडिएट गुड्स, ठीक है, इंटरमीडिएट्स गुड्स, इंटरमीडिएट गुड्स यानी कि इसको हिंदी में हम लोग लिखेंगे मध्यवर्ती वस्तु, मध्यवर्ती वस्तु, ठीक है। क्या कहेंगे, गन्ना को हम लोग क्या कहेंगे, मध्यवर्ती वस्तु, चीनी को क्या कहेंगे, फाइनल गुड्स। अब देखिए चीनी की जो प्राइस है भाई, मान के चले 40 रुपीज kg है, ठीक है, और गन्ना का जो प्राइस है मान के चलते हैं 20 रुपए है, ठीक है। अब एक चीज को समझिए कि ये जो 40 रुपया जो फाइनल जो प्राइस रखा गया था, तो इस फाइनल प्राइस को रखने के लिए जो भी यहाँ पे बोर्ड या टीम या जो भी कमिटी बैठी हुई होगी इस चीनी के प्राइस के लिए, इस चीनी में जो गन्ने का जो प्राइस है वो भी ऐड किया गया होगा, ठीक है, और फाइनल जो चीनी बनाने में जो भी प्रोसेसिंग लगी होगी उसको जोड़ करके 40 रुपया रखा गया है। तो अब इस चीज को समझिए कि जो नेशनल इनकम होगा, ठीक है ना, अब इसको समझिए, और अगर समझिए अगर जो नेशनल इनकम है, इस नेशनल इनकम में भी आपका कोई ना कोई वस्तु तैयार हो रहा होगा, सर्विस तैयार हो रहा होगा, तो जो वस्तु तैयार हो रही है या फिर जो गुड्स तैयार हो रही है,
तो दो प्रकार के गुड्स होंगे यहाँ पर भी, एक होगा आपका इंटरमीडिएट और एक होगा फाइनल गुड्स। तो जो नेशनल इनकम होता है ना, उसमें फाइनल गुड्स को क्या किया जाता है, ऐड किया जाता है, और जो इंटरमीडिएट जो गुड्स होते हैं उसको ऐड नहीं किया जाता है, क्योंकि अगर इंटरमीडिएट गुड्स को भी ऐड किया जाएगा तो इसका प्राइस को फिर से हम क्या कर रहे हैं, इस चीनी में ऑलरेडी ऐड करके हम शुगर को बेच रहे हैं फाइनल प्राइस में, और गन्ने को हम फिर से ऐड कर दिए, तो इससे प्रॉब्लम क्या आ जाती है, डबल काउंटिंग की, ठीक है ना, यानी डबल काउंटिंग की समस्या, यानी कि दोहरी गन्ना, यानी कि दो बार क्या किया जा रहा है, हम लोग क्या कर रहे हैं, काउंट कर ले रहे हैं प्राइस को, यानी गन्ना को यहां भी प्राइस में ऐड कर ले रहे हैं, और चीनी जो फाइनल प्रोडक्ट मिला है उसमें भी हम लोग क्या कर ले रहे हैं, गन्ने को ऐड कर ले रहे हैं प्राइस में, ठीक है। तो अब समझिएगा ध्यानपूर्वक, इसलिए मैं यहां पर आपको लेकर के गया ताकि अब आपको मैं अच्छे से समझा सकूं कि ये जो तीसरा मेथड है प्रोडक्शन मेथड है, तो यहां पर प्रोडक्शन हो रही होगी भाई, तो प्रोडक्शन हो रही है तो भाई यहां पे वस्तु और सर्विसेज तैयार हो रही है, तो दो प्रकार के सर्विसेज हैं, एक हो गया आपका फाइनल गुड्स, ठीक है, और साथ के साथ क्या तैयार होगी भाई, सर्विसेज तैयार होगी। तो फाइनल गुड्स को हिंदी में सब कुछ नोट्स में लिखा हुआ है, अंतिम वस्तु एंड सेवाएं, ठीक है। तो ये जो होती है, ये क्या होता है आपका नेशनल इनकम में, ये नेशनल इनकम में क्या होगा भाई, यही ऐड होता है, नेशनल इनकम में क्या होता है, इसी को ऐड किया जाता है, ठीक है। नेशनल इनकम कर लीजिए या जीडीपी कर लीजिए, क्योंकि अभी आपको क्वेश्चन मैंने जीडीपी कहलाया था, यहाँ पे आप मेथड जो मैं आपने लिखा ना, मेनली ये टॉपिक चलता है मेथड ऑफ नेशनल इनकम कैलकुलेशन, या आप इसको जीडीपी भी लिख सकते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, क्वेश्चन आएगा जीडीपी में भी, क्योंकि वही क्वेश्चन पूछा गया, वही मैंने करवाया था। और दूसरा वस्तु मैंने बताया आपको इंटरमीडिएट, इंटरमीडिएट गुड्स, ठीक है, यानी मध्यवर्ती वस्तु, मध्यवर्ती वस्तु। अब ये जो मध्यवर्ती वस्तु जो है, इसको क्या किया जाता है, नेशनल इनकम में या फिर जीडीपी में ऐड नहीं किया जाता है, ऐड नहीं किया जाता है। समझ में आया क्यों नहीं किया जाता है, मेन इशू क्या आ जाती है यहाँ पे, डबल काउंटिंग की, यानी डबल काउंटिंग मतलब क्या है भाई, दोहरी गणना की समस्या आ जाती है, यहाँ पे दोहरी गणना की समस्या उत्पन्न हो जाती है। समझ में आया कि नहीं भाई। अब देखिए जो, अच्छा एक चीज को समझिए, जिस प्रकार से मैंने इनकम में बताया था ट्रांसफर इनकम है ना, उसको क्या किया जाता है, नेशनल इनकम के कैलकुलेशन में ऐड नहीं किया जाता है, या जीडीपी के कैलकुलेशन में ऐड नहीं किया जाता, उसी प्रकार से कौन सा गुड है यहाँ पे, इंटरमीडिएट गुड्स को ऐड नहीं किया जाता। अब समझिएगा यहाँ पे आ जाइए, जो भारत है, ठीक है ना, भारत जो नेशनल इनकम की जो कैलकुलेशन करती है, ठीक है, इन तीनों में से किस मेथड का यूज करती है, तो याद रखिएगा वो मेथड है आपका प्रोडक्ट और वैल्यू एडेड मेथड, यानी कि उत्पाद मूल्य वृद्धि मेथड से ही क्या करते हैं, राष्ट्रीय आय की गणना का कैलकुलेशन करती है। कहाँ पे, भारत की मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है, अगर भारत पे पूछा जाएगा किस मेथड के थ्रू नेशनल इनकम की कैलकुलेशन होती है, तो ये समझ में आया कि नहीं, पहले में ये बताइए। अच्छा एक छोटा सा और पार्ट आपका बचा हुआ था, उसको भी हम लोग क्लियर कर देते हैं। चलिए, जो छोटा सा पार्ट बचा हुआ था वो था आपका जीडीपी डिफ्लेक्टर, ठीक है ना। पहले इसका मैं फॉर्मूला लिख देता हूं, तब आपको समझ में आएगा अच्छे से। जीडीपी डिफ्लेक्टर, इसको हिंदी में क्या लिखेंगे भाई, जीडीपी को हिंदी में जीडीपी ही लिखेंगे, और डिफ्लेक्टर को हिंदी में आप देख लीजिएगा, शायद अस्पसायक, अपस्फायक ऐसे ही कुछ कहते हैं, आप इसका हिंदी देख लेंगे मेरे भाई, ठीक है ना, आपका काम है, अपस्फायक करके कुछ भी कहा जाता है, ठीक है। तो मेनली अब देखिए इकोनॉमिक्स और मेनली इंग्लिश टर्म से ही चीज़ों को क्लियर करना चाहिए, नहीं तो बहुत टिपिकल हो जाएगा, फिर इकोनॉमिक्स समझना उल्टा, पहले तो समझना ही टिपिकल है, फिर इसकी शब्दावली भी आपको काफ़ी दिक्कत देगी। तो देखिए जीडीपी डिफ्लेक्टर का फॉर्मूला एकदम दिमाग में बैठा लीजिए, क्या होता है जीडीपी डिफ्लेक्टर का फॉर्मूला, ये मैंने आपको बताया है, नहीं बताया मतलब इसका जो फॉर्मूला है जो निकल रहा उसमें जो टर्म यूज होंगे वो मैंने बताया। अभी देखिएगा क्या, जीडीपी डिफ्लेक्टर इक्वल टू, यहाँ से क्वेश्चन आएगा नॉमिनल, अब याद आ रहा होगा आपको, नॉमिनल जीडीपी याद आ रहा, नॉमिनल जीडीपी यानी इसको हिंदी में हमने क्या बताया था, मौद्रिक जीडीपी। कैसे कैलकुलेशन किया जाता है, चालू वर्ष यानी करंट ईयर से, ठीक है, और जो आपकी रियल जीडीपी होती है, याद आ रहा, यानी कि वास्तविक जीडीपी बेस ईयर से कैलकुलेशन होता है। अभी बेस ईयर 2011-12 है, लेकिन 1 अप्रैल से क्या हो जाएगा, याद करिए 2022-23 आ जाएगा, है ना। तो ये आपका जीडीपी डिफ्लेक्टर इस प्रकार से निकलता है। अब ध्यान से समझिएगा जीडीपी डिफ्लेक्टर का यूज क्या है, पहले हमें ये पहला क्वेश्चन देखिए, पहला क्वेश्चन इसका काम किया किस लिए किया जाता है, मुद्रास्फीति का मेजरमेंट करने के लिए, ठीक है। तो यहाँ इंपॉर्टेंट यहाँ पे लिख दे रहा हूं मैं पॉइंट, पहला पॉइंट इन्फ्लेशन, ठीक है ना,
इन्फ्लेशन यानी कि जो महंगाई है या फिर मुद्रास्फीति कह लीजिए, ठीक है, मुद्रास्फीति का मापक है या फिर मेजरमेंट के लिए हम लोग क्या करते हैं, जीडीपी डिफ्लेक्टर का इस्तेमाल करते हैं। इसका यूज क्यों किया जाता है मुद्रास्फीति? जब इन्फ्लेशन में मैंने ये नहीं बताया था, इसीलिए नहीं बताया था क्योंकि मैंने नॉमिनल जीडीपी नहीं करवाया था वहां पे, और रियल जीडीपी आप देखेंगे नेशनल इन्फ्लेशन वाला चैप्टर यूट्यूब पे नहीं है, वो एप्लीकेशन में मिलेगा। इन्फ्लेशन यानी कि मुद्रास्फीति का ये क्या है, मापक होता है। चलिए भाई ठीक है, दूसरा पॉइंट। अब देखिए जब जीडीपी जो डिफ्लेक्टर है, ठीक है, जीडीपी डिफ्लेक्टर की वैल्यू अगर 1 हो जाएगी या फिर ग्रेटर देन 1 हो जाएगी या फिर लेस देन 1 हो जाएगी, तब क्या होगा? तो यहाँ पे क्या फॉर्मूला आएगा भाई, नॉमिनल जीडीपी, ठीक है, बाय रियल जीडीपी। तो इस केस में क्या आ जाएगा भाई, जब जीडीपी डिफ्लेक्टर 1 होगा तो उस केस में जो नॉमिनल जीडीपी है वो इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, रियल जीडीपी के बराबर आएगा कि नहीं, पहले ये बताइए। ठीक है, तो ये पूछेगा क्वेश्चन कि नॉमिनल जीडीपी और रियल जीडीपी, ठीक है ना, इक्वल्स कब होगा, जब जीडीपी डिफ्लेक्टर का वैल्यू 1 है, या फिर जीडीपी डिफ्लेक्टर का वैल्यू अगर 1 है या इकाई या यूनिट है, तो नॉमिनल जीडीपी और वास्तविक जीडीपी क्या होगा, ग्रेटर देन होगा, लेस देन होगा, बराबर होगा या कांट से, तो बराबर होगा। जब ग्रेटर देन 1 जीडी डिफ्लेक्टर 1 आ जाएगा, जीडीपी डिफ्लेक्टर ग्रेटर देन 1 आएगा, तो क्या फॉर्मूला होता है, नॉमिनल जीडीपी। समझ में आ रहा है? ऐसे देखिए ये क्या है, जीडीपी डिफ्लेक्टर इक्वल्स टू क्या होता है, नॉमिनल जीडीपी बाय रियल जीडीपी। ठीक है, अगर मैं कह दूं कि जो जीडीपी डिफ्लेक्टर है ग्रेटर देन 1 है भाई, तो यहां पे क्या लिखेंगे, नॉमिनल जीडीपी बाय रियल जीडीपी। तो क्या आ जाएगा, जो रियल जीडीपी है वो ग्रेटर देन, यानी कि ग्रेटर देन किससे आ जाएगा, नॉमिनल से आ जाएगा ना, मैथ से भाई, इसको इधर ले आ जाइए। तो 1 से मल्टीप्लाई करिएगा तो क्या आ जाएगा, ग्रेटर देन 1, यहाँ इसको ऐसे लिख देंगे ना, ठीक है, समझ में आया? ऐसे लिखे या जैसे भी लिखे भाई, मैथ है, कैलकुलेशन केवल आपको करना है, ग्रेटर देन 1। ठीक, तो जीडीपी डिफ्लेक्टर का वैल्यू अगर 1 से ज्यादा आता है, ठीक है ना, तो इस केस में क्या आ जाएगा भाई, इस केस में आ जाएगा क्या, रियल जीडीपी। रियल जीडीपी क्या आएगा, 1 मिनट, रियल जीडीपी आपका लेस देन होगा ना भाई, उल्टा लिख दिया ना, वही सोचूं मैं। चलिए कोई नहीं, देखिए मैंने यहाँ बताया कि अगर जीडीपी डिफ्लेक्टर का वैल्यू ग्रेटर देन 1 आ रहा है, यानी कि जो वैल्यू आया यहाँ पे लिखिए ऐसे, इसका जो वैल्यू आ रहा है वो वैल्यू क्या आ रहा है भाई, ग्रेटर देन 1 आ रहा है, यानी कि क्रॉस मल्टीप्लाई इधर ले जाएंगे तो क्या आएगा, नॉमिनल जीडीपी ग्रेटर देन रियल जीडीपी। ठीक है, ये दूसरा केस। पहला केस मैंने क्या बताया भाई आपको कि अगर जीडीपी डिफ्लेक्टर अगर 1 होगा, तो इस केस में मैंने क्या बताया, जो नॉमिनल जीडीपी है, ठीक है, वो क्या हो जाएगा, इक्वल्स हो जाएगा रियल जीडीपी की। ठीक है, ठीक। और तीसरा मैं आपको केस बता देता हूं कि जो जीडीपी डिफ्लेक्टर जो है वो आपका, ठीक है, वो जीडीपी डिफ्लेक्टर क्या है, लेस देन 1 है। ठीक है, लेस देन 1 है, तो जीडीपी डिफ्लेक्टर का फॉर्मूला लिखिए, नॉमिनल जीडीपी बाई रियल जीडीपी लेस देन 1, यानी यहां पे क्या आ जाएगा भाई, नॉमिनल जीडीपी लेस देन रियल जीडीपी के। ठीक है, रियल जीडीपी के। तो अब यहां पे समझिए, देखिए जब केस हो रहा है नॉमिनल जीडीपी इक्वल्स टू रियल जीडीपी, ठीक है, तो इस केस में आपसे पूछेगा, क्योंकि जीडीपी डिफ्लेक्टर का काम क्या है भाई, महंगाई का मेजरमेंट करता है, तो इस केस में क्या पता चल रहा है, देश में क्या है, महंगाई है, तो आप बोलेंगे नो इन्फ्लेशन। ठीक है, नो इन्फ्लेशन है, जितना नॉमिनल यानी कि जो चालू वर्ष है और जो बेस ईयर है, ठीक है, दोनों इक्वल अगर है, यानी जो आई इनकम की आई जो कैलकुलेशन हो रही है, ये सब समझ में आ रहा है, नॉमिनल जीडीपी कैसे निकलता है भाई, चालू वर्ष करंट ईयर से हम लोग इनकम को कंपैरिजन करके निकालते हैं। और जब जीडीपी डिफ्लेक्टर का वैल्यू ग्रेटर देन 1 आ जाएगा, यानी कि उस केस में यहां पे क्या बन रहा है, आपका नॉमिनल जीडीपी जो है रियल जीडीपी से ज्यादा आ रहा है। इसका मतलब क्या है कि जो चालू वर्ष में जो इनकम है मेरे भाई, ठीक है ना, चालू वर्ष में जो इनकम है, ठीक है, वो क्या ज्यादा है बेस ईयर से, यानी यहाँ पे क्या होगा भाई, इन्फ्लेशन होगा। ठीक है, और यहाँ पे अगर आपसे बोल दिया जाए कि जो जीडीपी डिफ्लेक्टर है लेस देन 1 है, जीडीपी डिफ्लेक्टर क्या है, लेस देन 1 है, यानी कि नॉमिनल जीडीपी क्या है, रियल जीडीपी से कम है, यानी कि चालू वर्ष की जो इनकम है वही कम है। भाई अगर इनकम कम है तो आप खरीदेंगे मार्केट में जाके, नहीं खरीदेंगे, यानी यहाँ पे क्या आएगा, डिफ्लेशन आएगा। अब इन्फ्लेशन वाला चैप्टर क्लियर कर लीजिएगा। मुद्रा
मुद्रावस्फीति, ठीक है ना, हिंदी में जो भी कह लीजिए भाई, डिफ्लेशन कहते हैं इसको इंग्लिश में, ठीक है, डिफ्लेशन, मुद्रावस्फीति, ठीक है, हिंदी में हम लोग इसको लिखते हैं मुद्रावस्फीति। चलिए ठीक है, तो जीडीपी डिफ्लेक्टर से यहां से भी क्वेश्चन बनेगा ये तीनों केस से। तो जीडीपी डिफ्लेक्टर समझ में आ गया क्या होता है भाई, ये होता है आपका नॉमिनल जीडीपी, रियल जीडीपी। तो इसके दो केस होते हैं, इक्वल्स टू 1, ग्रेटर देन 1, लेस देन 1, ठीक है। अगर जीडीपी डिफ्लेक्टर इक्वल्स टू 1 है तो नॉमिनल जीडीपी इक्वल्स टू रियल जीडीपी होगा, इस केस में कोई भी इन्फ्लेशन नहीं है, नो इन्फ्लेशन, ठीक है। अगर ग्रेटर देन 1 है तो नॉमिनल जीडीपी ग्रेटर देन रियल जीडीपी आएगा, इसमें क्या होगा, इन्फ्लेशन होगा। और लेस देन 1 यानी कि नॉमिनल जीडीपी लेस देन रियल जीडीपी हो जाएगा, तो इसमें क्या आ जाएगा, डिफ्लेशन आ जाएगा। समझ में यहां तक आया कि नहीं, पहले हमें ये बताइए। अच्छा, एक बेसिक सा मैं क्वेश्चन आपसे पूछता हूं कि एक देखिए होता है बंद अर्थव्यवस्था, ठीक है, बंद अर्थव्यवस्था, अर्थव्यवस्था यानी कि क्लोज्ड इकोनॉमी, यानी कि कोई भी देश की इकोनॉमी कैसी है, क्लोज्ड है। मतलब कि क्लोज्ड कहने का मतलब ना तो उस देश से एक्सपोर्ट होता है और ना ही इंपोर्ट होता है, ना ही एक्सपोर्ट होता है ना ही इंपोर्ट होता है। अगर ना ही एक्सपोर्ट होता है और ना ही इंपोर्ट होता है तो उस देश की जो अर्थव्यवस्था कहलाती है वो होती है क्लोज्ड इकोनॉमी, यानी कि बंद अर्थव्यवस्था। तो आपसे सवाल ये पूछा जाता है कि कोई भी देश की अगर अर्थव्यवस्था क्लोज्ड है, ठीक है, तो उस केस में जो जीडीपी है वो नेशनल इनकम से, ठीक है, ग्रेटर देन होगी, या जीडीपी लेस देन नेशनल इनकम होगी, या जीडीपी इक्वल्स टू नेशनल इनकम होगी, बताइए। तो भाई जीडीपी क्या होता है, देश की सीमा के अंदर उत्पन्न की गई कोई भी वस्तु या फिर सर्विस की जो मौद्रिक मूल्य वही होती है, क्या होती है, जीडीपी। नेशनल इनकम, देश के नागरिक जो देश की सीमा के अंदर हो या बाहर हो। तो भाई अगर एक्सपोर्ट हो नहीं रहा तो देश की सीमा के बाहर जा नहीं सकते, देश के इंपोर्ट होने रहा यानी कोई मतलब इंपोर्ट होने रहा मतलब किसी को आया नहीं जा सकता है। तो इस केस में बंद इकोनॉमी में क्या आएगा भाई, बंद इकोनॉमी में क्या आ जाएगा आपका, जो एक्सपोर्ट और इंपोर्ट अगर बंद है तो जो जीडीपी होगा वो इक्वल्स टू क्या होगा आपका, नेशनल इनकम के, ठीक है। यानी कि जो डोमेस्टिक इनकम है वो राष्ट्रीय आय के बराबर होता है, क्योंकि विदेशों से प्राप्त जो आय है या शुद्ध, यानी कि विदेशों से जो भी चीजें आ रही है वो आएगा ही नहीं, या आप विदेश जाके काम कर ही नहीं सकते, ठीक है। तो क्या होगा उस केस में, जीडीपी इक्वल्स टू नेशनल इनकम, यानी कि डोमेस्टिक आय जो होता है वो नेशनल इनकम के बराबर हो जाता है। समझ में आया। अगर क्लोज्ड इकोनॉमिक्स में पूछा जाएगा जीडीपी ग्रेटर देन नेशनल इनकम होगा या फिर लेस देन होगा, इक्वल होगा, तो समझ में आया कि नहीं। तो पहले आपको क्या मैं समझाया कि बंद अर्थव्यवस्था का मतलब कि कोई भी, भारत में जो अर्थव्यवस्था क्या क्लोज्ड इकोनॉमी है, नहीं भाई, भारत में कैसा है, ओपन इकोनॉमी, यानी कि खुली अर्थव्यवस्था है। भारत खुली होने का मतलब क्या है कि कोई भी देश दूसरों देश के साथ क्या है, व्यवहारिक संबंध, जैसे कि भारत अमेरिका के साथ व्यापार कर सकता है और अमेरिका भी भारत में क्या कर सकता है, अपने बहुत सारे प्लांट या बहुत सारे कंपनियां यहाँ के व्यापार कर रही है, तो ओपन इकोनॉमी है। जैसे कि एग्जांपल ले लेते हैं पाकिस्तान, तो पाकिस्तान क्लोज्ड इकोनॉमी वाला देश है। मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ, यहाँ पे कोई ना तो पाकिस्तान कहीं दूसरे देश के साथ व्यापार करता है, ना ही कोई दूसरा देश भारत पाकिस्तान में व्यापार करेगा। तो इस केस में क्या है, एक्सपोर्ट नहीं हो रहा है ना ही इम्पोर्ट हो रहा है, तो एक्सपोर्ट और इंपोर्ट की वैल्यू जीरो है, तो उस केस में जीडीपी या फिर जो डोमेस्टिक इनकम है वो नेशनल इनकम के बराबर होता है। अब भारत का केस में क्या लिखेंगे भाई, इन इंडिया की अगर बात कर लें भाई, तो इन इंडिया में क्या है, ओपन इकोनॉमी है ना मेरे भाई। ओपन इकोनॉमी मतलब क्या हो गया, खुली अर्थव्यवस्था है। तो खुली अर्थव्यवस्था है तो भारत में क्या सिचुएशन बनता है, तो याद रखिएगा, समझ लीजिए, मैं अभी आपको समझाऊंगा कि जो डोमेस्टिक इनकम जो है, ठीक है ना, वो ग्रेटर देन है किससे, नेशनल इनकम से। अब कैसे इसको समझिए, ये बस डाटा याद नहीं करना है। देखिए डोमेस्टिक इनकम मतलब क्या है, देश की सीमा के अंदर, यानी कि बाहर भी से कंपनियां आके भारत में काम कर रही है, और नेशनल इनकम जो भारत के नागरिक है जो बाहर जाके भी काम कर रहे हैं। तो देखिए जो विदेशी जो कंपनियां हैं, ठीक है, जो विदेशी कंपनियां जो इनकम कर रही है और हमारे जो नागरिक बाहर जो इनकम कर रहे हैं, भारत से बाहर जो इनकम कर रहे हैं, वो कम है कंपैरेटिवली विदेशी कंपनियों से। इसीलिए जो डोमेस्टिक इनकम ग्रेटर देन क्या है था, नेशनल इनकम, यानी कि जो विदेशी जो आय है वो ज्यादा है भारतीयों के द्वारा जो विदेश में कमाए जा रहे वाले आय से, यानी ऋणात्मक एक प्रकार से समझिए। यानी कि जो भारतीय बाहर जाके कमा रहे हैं 10,000 और बाहर से आकर के जो विदेशी कंपनियां वो कमा रहे हैं 12,000, तो 10,000 से 12,000 माइनस करिए, यानी कि ऋणात्मक वैल्यू आ रहा है।
तो इसलिए जो डोमेस्टिक इनकम में क्या ऐड होता है भाई, सीमा के अंदर, यानी ये कंपनियां सीमा के अंदर है ना, और नेशनल इनकम में ये डोमेस्टिक, ये कंपनियां को हम लोग बाहर कर देते हैं, बाहर से जो भारतीय नागरिक कमा रहे हैं, यानी इसमें वो 10,000 है, इसमें 12,000 है, समझ में आ गया। इसलिए डोमेस्टिक इनकम ग्रेटर देन नेशनल इनकम है। अगर ये नहीं समझ में आया है तो आपने पहला क्लास नहीं देखा है कि डोमेस्टिक इनकम का डेफिनेशन आप नहीं क्लियर कर पाओगे। यानी अगर ये भारत है, ठीक है, और ये भारत की ये जो बॉर्डर है इसके अंदर जो इनकम होगा वो जीडीपी होगा, और ये भारत के यहाँ पे क्या कुछ विदेशी कंपनियां, ठीक है, यह लिख दिया विदेशी कंपनियां, ये है, और ये भारत में ये जो विदेशी कंपनियां हैं, ये विदेशी कंपनियां हैं, और यहाँ पे ये भारतीय बाहर जा करके विदेश में कमा रहे हैं, तो ये जो कमा रहे हैं ये 12,000 कमा रहे हैं, तो यहाँ पे कुल मिला करके ये जो भारतीय हैं और ये विदेशी कंपनियों को मिला करके जो इनकम हो रहा है 22,000, यानी कि भारत के नागरिकों के द्वारा सीमा के अंदर जो कमाया गया पैसा था वो था आपका 10,000, ठीक है, और भारत सीमा के अंदर कमाया गया 10,000 था, और ये 12 के है, और भारत के बाहर कमाया जा रहा वो कमा रहा 10 के। तो भाई इसका नेशनल इनकम कैसे निकालते हैं, इसको माइनस कर देते हैं और इसको ऐड कर देते हैं, तो कितना आ गया 10 10 20 के, तो डोमेस्टिक हुआ ना अधिक नेशनल इनकम से। अब इससे बेसिक में जाके कहीं कोई नहीं समझाएगा एग्जाम्पल दे करके। तो चलिए आज का क्लास यहीं पर समाप्त करेंगे नेशनल इनकम का। आगे कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज हैं जहां से क्वेश्चन बनेंगे और फिर क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, फिर ये नेशनल इनकम चैप्टर पूरा एकदम अप टू बीपीएससी जेपीएससी अप टू यूपीएससी तक के भी बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन बन जाएंगे। मैं नहीं कह रहा हूँ कि पूरा क्वेश्चन, क्योंकि यूपीएससी लेवल थोड़ा सा और भी डिटेल करना पड़ेगा, बाकी कंटेंट में सब चीज़ लिख दिया गया है। अभी आप जेपीएससी बैच में बीपीएससी बैच में देख रहे होंगे, रेलवे एसएससी तक के मैं इस लेवल पे लेकर के चल रहा हूँ आपको, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।